Hello students, how are you? I hope you will be fine. In today's session we will discuss about p block elements and especially 15 group elements. So let's start our discussion. First, in today's session what we will try to learn first is the introduction of 15 group elements. After that, electronic configuration of the members of 15 group elements, physical properties of 15 group elements, chemical properties, nitrogen and chemical properties. We will try to learn the method of preparations and the properties of nitrogen. After that, ammonia and chemical properties, and at last we will see the nitric acid and its chemical properties. So let's see. In introductory part, first we will try to first here see the occurrence of 15 group elements. Molecular nitrogen, as you know, molecular nitrogen comprises 78% by volume of the atmosphere. ये तो आपको मालूम है कि एटमॉस्फेयर में कितना है नाइट्रोजन, by volume 78% है. Then it occurs as sodium nitrate, which is also called chili saltpeter, and potassium nitrate, Indian saltpeter. So remember this thing, ये competition exam के लिए important है कि formula of sodium nitrate, okay, तो chili saltpeter, ये इसका नाम, chili saltpeter का नाम क्या है? तो chili saltpeter ये है सोडियम नाइट्रेट, और Indian saltpeter it is पोटेशियम नाइट्रेट. तो ये दोनों ही सोर्स किसके हैं? नाइट्रोजन के हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन आपको मिलेगा. इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. एज यू नो द फॉर्मूला ऑफ प्रोटीन, इट इज RCOONH2 एंड सो ऑन. सो ये सब क्या होगा? एमाइन का फॉर्मेशन करेगा, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा नाइट्रोजन. फॉस्फोरस इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर. फॉस्फोरस आपने बॉडी में देखा होगा, जो डीएनए होता है, डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप है. फॉस्फेट ग्रुप में मतलब फॉस्फोरस कंपलसरी है, तो ये भी एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है. डीएनए और आरएनए तो कंपलसरी है. इट इज प्रेजेंट इन बोन्स एज वेल एज इन लिविंग सेल्स. बोन्स में मिलेगा फॉस्फेट हमको, और फॉस्फोप्रोटीन आर प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग्स, तो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन. तो प्रोटीन, जब हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्रोटीन से आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कैसे प्रेजेंट है. एंड लास्ट, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर फाउंड मेनली एज सल्फाइड मिनरल्स. तो सबसे मेजर सोर्स में देखें कि हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स, इनमें सबसे अबंडेंस किसकी सबसे ज़्यादा है? तो नाइट्रोजन की अबंडेंस सबसे ज़्यादा है. उसके बाद फिर फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के बाद फिर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की है. So after the occurrence, now we will see the electronic configuration of the members of 15 group elements. So let's see first the members of 15 group elements. These members are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony or bismuth. So formula of nitrogen, symbol of nitrogen, it is N. Okay, atomic number is 7. So if atomic number is 7, then configuration it will be हीलियम 2s2 2p3. हीलियम का मतलब क्या है? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2. सो 2 एटॉमिक नंबर यहाँ पर आ गया, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 to 5, 5 to 7. तो हम ये कन्फिग्रेशन लिखेंगे. इसमें फॉस्फोरस सिंबल इज P, एटॉमिक नंबर 15. सो कन्फिग्रेशन में एक सेल और इंक्रीज हो जाएगा. आर्सेनिक एटॉमिक नंबर 33, एक सेल इंक्रीज करना है हमको. एंटीमनी, एंटीमनी का लैटिन नाम होता है सेल्यूब्रियम. ओके, इसीलिए इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है Sb. ठीक है. एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका? 51. तो इसका कन्फिग्रेशन होगा 5s2 5p3. एंड बिस्मथ विच हैज एटॉमिक नंबर 83, कन्फिग्रेशन होगा 6s2 6p3. तो इन सब चीज़ों से एक तो कॉमन आपको इसमें कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं. और ये कंक्लूजन क्या है? लास्ट की जो सेल है, आउटर मोस्ट सेल, सबसे लास्ट वाला सर्किल, आउटर मोस्ट सेल में कन्फिग्रेशन क्या मिलेगा हमको? S2p3. तो यदि हम एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहें इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, तो ये कन्फिग्रेशन होगा NH2np3. क्योंकि आप लास्ट में देखो S में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2, और P में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 3. तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन.
इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से एक कंक्लूजन हम ये निकालें कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाएंगे, एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप, number of cells are increasing and size is also increasing. So after electronic configuration, now we will see the physical properties of 15 group elements. First physical property is atomic and ionic radii. So a very simple concept, you know all, that on moving down in a group, the atomic size is increasing due to the increase in number of orbits or number of cells. But here you see, we will see the ionic radii. Okay, ionic radii of 15 group elements. So this ionic radii is the evidence that, and as we move down in a group, the size is increasing. But here one thing you see, and the thing is, up to arsenic, our ionic radii is increasing only up to arsenic. After that, the ionic radii is decreasing. So why this is happening? Okay, why it is happening? Actually, we know that on moving down in a group, atomic radii or ionic radii, it is continuously increasing up to last member. But here you see, this is decreasing up to arsenic. So why? So the reason is due to poor shielding effect. The reason is what? This increase up to arsenic, then decreases due to poor shielding effect. And what is shielding effect? So in shielding effect, see, this is the nucleus. Okay, this is the nucleus. This is first orbit, second orbit, third orbit, fourth, fifth, and so on. Okay, this is the last orbit. This is first orbit, second, third, fourth, fifth, and sixth. So in first orbit there are 2 electrons. The number of electrons are 2. These are 2 electrons, 1, 2. In second orbit, 1, 2, 3, 4, and so many electrons are there, like that. In third orbit, so many electrons are there. So here see, the electron which is present in the outermost cell in the last orbit, so that electron is attracted by the nucleus. This is getting attraction by nucleus because nucleus is positively charged and electron is negatively charged. So obviously the nucleus will attract the electrons. But here these electrons which are present in inner orbit or inner cells, so these electrons are reducing the nuclear attraction for outermost orbit. So see here, actually the electron which are present in the inner cell, they are actually what reducing the nuclear attraction for outermost electron. But here, with that electron is present in which orbit? Orbital. Is it in s orbital, p orbital, d orbital, or f orbital? So see, the shielding effect is strongest for s electron, then it's weaker for p electron, d, and f. So the shielding effect of f electron and d electrons, these are very very weak. So what is the result of shielding effect? So see here, what is the result of shielding effect? Here this nucleus, only I am denoting here up to this. I am talking about shielding effect for this electron. So see, these electrons are actually, this attraction is going here, going, but this attraction is getting stopped. These electrons are stopping, not 100% stopping, they are reducing this nuclear attraction for outermost electron. So if there is no shielding effect, okay, if there is no shielding effect, then this attraction will be strongest. And if the attraction is the strongest, then definitely the nucleus, the electron, it will come close to the nucleus if attraction is strongest. But due to the poor shielding effect, of f electron, this attraction is getting these electrons are the poor shielding effect of f electrons. What is actually happening here? These f electrons are reducing electronic attraction or attraction for electron towards nucleus. So if this attraction is reduced, then definitely this electron will go outside. So as a result, size increases. But third concept is due to poor shielding effect of f electron, means f electrons are unable to stop the
attraction. That's why this attraction is strong, getting strong for outermost electrons. So these electrons will come close to the nucleus, so the size will decrease. So ultimately the concept is, what is poor shielding effect? So poor shielding effect means, सिंपल से इसको समझना है आपको कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑर्बिट में अंदर वाले होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम कर देते हैं। अब देखो, हम मान के चलते हैं कि कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, मतलब अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनर ऑर्बिट में, उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जब स्ट्रॉन्गेस्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के क्लोज होगा, तो साइज छोटा होगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज आएगा ऑर्बिट का साइज छोटा होते जाएगा। बट एफ इलेक्ट्रॉन का क्या है, शील्डिंग इफेक्ट दिखाएगा, तो शील्डिंग इफेक्ट दिखाने पर क्या होगा, ये शील्डिंग इफेक्ट का रीज़न, इसका इफेक्ट ये हो जाएगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर नहीं आ रहा है, तो ऑर्बिट का साइज बड़ा होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट कम होते जाता है, और शील्डिंग इफेक्ट कम होगा मतलब एफ ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोकते रहते हैं, रोकेंगे तो साइज बड़ा होगा, इसलिए साइज बड़ा हो रहा है ग्रुप में नीचे जाने पर इस केस में जो एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो क्या करेगा, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को ये नहीं रोक सकते, और जब न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को नहीं रोकेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, न्यूक्लियस के क्लोज आएगा। इसीलिए साइज क्या होगा, अप टू आर्सेनिक साइज इज इंक्रीजिंग एंड आफ्टर दैट साइज इज डिक्रीजिंग। ओके, धीरे धीरे कम होते जाएगा। सो दिस इज द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। सेकेंड कंसेप्ट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो हमारे पास 15 ग्रुप हैं, इसमें 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी मिलेगी, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में आपको मालूम है कि नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ऐसे ही इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम चेक करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर रहा है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी वैल्यू यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, डिक्रीज हो रही है। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो ये फिर से डिक्रीज हो रही है, और लास्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो ये भी फिर से डिक्रीज हो रही है। तो अल्टीमेट कंसेप्ट क्या है हमारे पास, कंसेप्ट ये है कि एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट इज डिक्रीजिंग। ओके, व्हाट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, तो सिंपल सा इसको कंसेप्ट समझना है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन को आप किससे इजीली निकाल सकते हैं, जिसका साइज छोटा होगा उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, या जिसका साइज बड़ा होगा उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है। तो डेफिनेटली जिसका साइज बड़ा होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा इजी है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, मतलब थोड़ी सी एनर्जी आप देंगे और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। आफ्टर आयोनाइजेशन एंथैल्पी नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड व्हाट इज नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? So electronegativity, it means this is the tendency of an element to attract the bond pair of electrons. अब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट करेगा, जिसका साइज छोटा होगा या जिसका साइज बड़ा होगा? तो डेफिनेटली जिसका साइज छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करेगा, और जिसका साइज बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग, दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में याद रखना है कि जैसे आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब नाइट्रोजन सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। उसके बाद फास्फोरस गेन करेगा, उसके बाद आर्सेनिक गेन करेगा। तो जैसे जैसे फिर आप नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी कम होती जाएगी। एक और बिस्मिथ की इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी सबसे कम है। इवन बिस्मिथ ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। आफ्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट टर्म इज, यहाँ पर वैल्यूज दिया हुआ है देखो। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद आता है मेटलिक कैरेक्टर। मेटलिक कैरेक्टर में ये हमको मालूम है कि ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये ऐसे ग्रुप हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं
वो 3 टाइप के एलिमेंट मिलेंगे हमको, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। मेटलिक कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। नॉन मेटल कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और मेटेलॉइड वो होगा जो कि इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखें इस 15 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स मेटल हैं और नॉन मेटल हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये हमको मालूम है कि ये नॉन मेटल है। तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ये दो ऐसे हैं जो कि नॉन मेटल है। उसके बाद फिर हमारे पास आएगा मेटेलॉइड। मेटेलॉइड में आर्सेनिक एंड एंटीमनी ये मेटेलॉइड है। और बिस्मिथ, बिस्मिथ क्या है? मेटल है। तो ये इसमें हमने इसको शो कर दिया। तो The next physical property, it is melting point. So the melting point of nitrogen, phosphorus and the remaining elements, these are 63 3.17.1 Kelvin 10189 904544. So melting point depends on the size of atoms. So if you see the size of atoms, it is increasing up to arsenic and after that it is decreasing. That's why in the same way melting point also changes. So their tendency is to form 3 covalent bonds. One more reason is there, and the reason is, first, nitrogen it has tendency to form 3 covalent bonds. That's why instead of 5 bonds, now here question is, nitrogen it forms 3 bonds or 5 bonds? So the answer is nitrogen forms 3 bonds, but phosphorus is forming 5 bond. You see the example of phosphorus compound, it is PCl5. तो PCl5 में क्या हो रहा है? फास्फोरस ये कितने बॉन्ड बना रहा है? फास्फोरस टोटल 5 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है कौन? फास्फोरस। आर्सेनिक भी 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। बट जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे, डाउन इन अ ग्रुप, सो दिस टेंडेंसी टू फॉर्म 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये 5 कोवेलेंट बॉन्ड की टेंडेंसी क्या है? डिक्रीज होने लगती है और 3 कोवेलेंट बॉन्ड स्टेबल होता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है P प्लस Cl2, देखो ये दोनों मिलकर के क्या क्या बना सकते हैं? PCl3 भी बना सकते हैं और फास्फोरस फिर क्लोरीन ये दोनों मिलकर के क्या बना सकते हैं? PCl5। तो दोनों में से स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा? स्टेबल कंपाउंड होता है PCl5। तो फास्फोरस की टेंडेंसी क्या है? 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की। इन द सेम वे आर्सेनिक भी यही काम कर सकता है, AsCl3 AsCl5। तो इनमें स्टेबल कौन सा होगा? AsCl5। तो यहाँ तक तो स्टेबल है, लेकिन लास्ट वाला जो मेंबर है SbCl3 और SbCl5, तो इन दोनों मेंबर में से स्टेबल कौन सा होगा? ये स्टेबल नहीं होता, अब ये स्टेबल हो रहा है। तो रीज़न क्या है इसका? रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब, तो पहले आपको वैलेंसी समझना है कि ये वैलेंसी 5 कैसे शो कर सकते हैं। फास्फोरस इसका एटॉमिक नंबर है कितना? 15। कन्फिग्रेशन ये हम लिखते हैं 3s2 3p3। 3s2 ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और 3p3 में 1 इलेक्ट्रॉन। अब यदि फास्फोरस PCl3 बना रहा है तो कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर लेंगे। यदि वैलेंसी के कंपाउंड कौन सा बन रहा है? PCl3, तो इसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, कौन से? p ऑर्बिटल की। और यदि PCl5 बन रहा है तो इसमें ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये तो पार्टिसिपेट करेंगे, s के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे। और ये कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? तो हमारे पास होता है 3d खाली। तो ये 3d खाली में क्या रहेगा? पहले ये वेकेंट ऑर्बिटल है, एक्साइटेड करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तो हमारे पास 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो PCl5 बनेगा। तो यहाँ फास्फोरस कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का ये दिखा रहा है -3, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है फास्फोरस? 5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा रहा है। तो ये 5 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे दिखा रहा है? जब s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, अब जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, तो साइज इंक्रीज होने से s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये इनर्ट होने लगते हैं, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जब s के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे हमारे पास? 3 इलेक्ट्रॉन।
तो वैलेंसी कितनी रहेगी, इन प्लेस ऑफ 5 वैलेंसी अब कितना बचेगा 3। तो वैलेंसी क्या हो रही है, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जा रहे हैं वैलेंसी डिक्रीज हो रही है, और वैलेंसी डिक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, क्योंकि सीधा सीधा सा रीजन है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड फास्फोरस कितनी एनर्जी चाहिए, और यहीं पर यदि हम ये 5 बॉन्ड बनाते हैं तो देख लो इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। फिर AS का भी यही केस है, 5 बॉन्ड्स बना रहा है तो इसके लिए भी एनर्जी ज़्यादा चाहिए, बट SB क्या कर रहा है, सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी चाहिए। सो इसी ऑर्डर में मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट कहाँ तक इंक्रीज होगा और कहाँ तक डिक्रीज होगा, अप टू आर्सेनिक इंक्रीजिंग, आफ्टर दैट डिक्रीजिंग। एंड व्हाई इट इज डिक्रीजिंग, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। एंड व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, एज वी मूव, सिंपल स्टेटमेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट का देते हैं हम, एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, ठीक है, इस लाइन को नोट कर लीजिएगा कॉपी में, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस the s orbital electron, okay, or the electrons which are present in s orbital, their tendency reduces to participate in a reaction. Or simple we can say, as the size increases, s electrons becomes inert, they will not participate in reaction. So that is called inert pair effect. Okay, so after inert pair effect, ये तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में अब देखना है बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन क्या है। बॉइलिंग पॉइंट में हमको वैल्यूज देखना है, तो वैल्यूज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो सीधा सा बॉइलिंग पॉइंट मतलब हमको क्या करना है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, मेल्ट करना है, तो सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में सॉलिड में अट्रैक्शन स्ट्रांग है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा, बॉन्ड पर डिपेंड करेगा। पर जब गैस में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ वान डर वाल फोर्स पर। बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वान डर वाल फोर्स पर। वान डर वाल फोर्स क्या है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वान डर वाल फोर्स इंक्रीज होगा, तो इसीलिए ये बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, इन द सेम ऑर्डर इंक्रीज होगा। एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी मीन्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ ऑल एलिमेंट्स सो एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब होता है कि कोई भी एक एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म में मिलेगा। जैसे कि आपने कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ा है क्लास 10 में, डायमंड एंड ग्रेफाइट, तो ऐसे ही एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन और बिस्मिथ को छोड़ करके जो हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये तीनों के एलोट्रॉप हमको मिलते हैं। फास्फोरस कौन कौन से कलर में मिलेगा, वाइट, रेड, ब्लैक कलर, जिसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है वाइट फास्फोरस। सेकेंड आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये येलो एंड ग्रे कलर के हैं। तो 3 एलिमेंट, इनके जो एलोट्रॉप्स हैं उनके कलर आपको देख लेना है। ओके, नाउ वी विल सी केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इन ऑक्सीडेशन स्टेट, in 15 group elements they show 2 types of states, oxidation state, positive oxidation state and negative oxidation state. So first, common oxidation state, it is -3, okay, but this tendency decreases on moving down in a group due to decrease in electronegativity and ionization enthalpy. तो देखिए इसमें करना क्या है हमको कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -3। अब यदि हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, लास्ट में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 3p3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है, तो नाइट्रोजन -3 दिखाएगा। सेम पैटर्न में सारे के सारे एलिमेंट्स के पास p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। अब साइज इंक्रीज होगा तो ये देखना हमको कि जिसका साइज छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इजीली, या जिसका साइज बड़ा होगा। तो साइज बड़ा होने से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वीक होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल किसके लिए होगा, ये नाइट्रोजन के लिए स्टेबल है, फास्फोरस के लिए स्टेबल है और आर्सेनिक के लिए है। बट जैसे जैसे आप जाएंगे नीचे तो इस एंटीमनी और बिस्मिथ में, तो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होती जाती है। ठीक है,
अब जब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यदि अनस्टेबल हो रही है तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. सो 15 group elements they show two types of positive oxidation state, +3 and +5. +3 and +5 oxidation states they depends on the element. For example नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, फास्फोरस कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, तो ये डिपेंड करेगा. नाइट्रोजन के पास देखना, नाइट्रोजन और फास्फोरस से हम कंपेयर करें तो नाइट्रोजन सिर्फ 3 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, ठीक है. फास्फोरस +3 के साथ साथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है. एंड मूविंग डाउन इन अ ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस. तो फिर से इसका रीजन जो आएगा वो रीजन हम आपको क्लियर कर देते हैं कि फास्फोरस में ऑक्सीडेशन स्टेट में d ऑर्बिटल है तो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सपांड कर सकते हैं. ओके, सो ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and a strong tendency to form p-pi multiple bond nitrogen, so all the oxidation state from -3 to +5. -3 to +5 का मतलब -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन दिखाएगा. बट बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो -3 दिखाएंगे, +3 दिखाएंगे या +5 दिखाएंगे. तो सिर्फ इतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट बाकी एलिमेंट्स दिखा सकते हैं. आफ्टर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट maximum covalency. So maximum covalency of nitrogen it is 4. maximum covalency का मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर ये बना सकता है. तो नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन में क्या है, 3 तो सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो 3 कोवेलेंसी यहाँ पर क्लियर हो गई. एक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी ये शेयर कर सकता है, डोनेट कर सकता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू. तो जब ये एक लोन पेयर बनाएगा तो टोटल पेयर कितने बनेंगे इसके पास? 4. तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी बनेगी? 4. सो नाइट्रोजन इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 है. ओके, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल. एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. सो ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा. ठीक है, हमने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है. रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और किसी एक का रिडक्शन होगा. बट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में सेम एलिमेंट, नाइट्रोजन की यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी होगा और नाइट्रोजन का रिडक्शन भी होगा. तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. सो आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, नाउ वी विल सी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में कुछ पॉइंट्स हैं. फर्स्ट, ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म EH3 टाइप हाइड्राइड, जिसमें E क्या है? E इज एलिमेंट. जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो NH3 हो जाएगा, फास्फोरस की बात करें PH3 हो जाएगा. तो जिस भी एलिमेंट को हम लेंगे तो E हो गया एलिमेंट ऑफ 15 ग्रुप. सो ये जो हाइड्राइड बनेंगे, इन हाइड्राइड में देखना है बॉन्ड एंगल. तो देखो अलग अलग हाइड्राइड्स का हम फॉर्मूला लिखते हैं. नाइट्रोजन हाइड्राइड जिसको अमोनिया कहते हैं, फॉस्फीन, ठीक है, तो अमोनिया, फॉस्फीन, उसके बाद फिर आर्सीन, स्टीबीन, बिस्मिथीन, ठीक है. तो ये सब हाइड्राइड्स हैं. इन सब के बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल की वैल्यूज को आपको चेक करना है. बॉन्ड एंगल की वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है. तो ऐसा क्यों? बॉन्ड एंगल की वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज क्यों हो रही है? तो उसका रीजन ये मिलेगा. हम साइज की बात करते हैं. नाइट्रोजन का साइज ये हो गया, ये हो गया 3 हाइड्रोजन H H H और ये मिल गया इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ देखना नाइट्रोजन का साइज कितना और हाइड्रोजन का साइज कितना है. ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा. यहाँ पर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन है. जैसे ही फास्फोरस में आएंगे तो फास्फोरस का साइज क्या होगा? ये बढ़ जाएगा, क्योंकि फास्फोरस का एटॉमिक साइज नाइट्रोजन के कंपेयर में बड़ा है. तो ये देखो लोन पेयर्स के बीच की डिस्टेंस, तो आप कंपेयर करो ये डिस्टेंस बड़ा है कि ये डिस्टेंस बड़ा है. तो डेफिनेटली फास्फोरस में जो हमारे पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है? डिस्टेंस बढ़ रही है. इसका मतलब उनके बीच का रिपल्सन कम होगा, और जब रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा. इसलिए जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ग्रुप में बॉन्ड एंगल इसका डिक्रीज होते जाएगा, और ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया. सो डाउन इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस,
hence repulsion between bond pairs of electrons decreases, hence bond angle decreases. ये इसका रीजन है. रीजन क्या होगा? जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन कम होगा. ठीक है, रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड हेंस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस. तो ये हो गया इसका आंसर. सेकेंड है बॉइलिंग पॉइंट. सो बॉइलिंग पॉइंट डाउन इन अ ग्रुप इंक्रीजेस. अब बॉइलिंग पॉइंट में देखो क्या है, कैसे डिक्रीजेस नॉट इंक्रीजेस, इट इज इट इज इंक्रीजिंग. बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया एंड फॉस्फीन, तो इनमें दो में कंपेयर करना है आपको. इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है? तो यहाँ से तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है. तो ये रीज़न क्यों, ऐसा एनामोलस बिहेवियर क्यों? तो रीज़न कुछ नहीं, सिंपल सा रीज़न है, और वो रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये PH3, इसमें 3 हाइड्रोजन. तो अब देखो, सॉरी, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे दिखाएंगे? N, ये 3 हाइड्रोजन, सेम पैटर्न में नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन. तो इन सब में क्या होगा, ये हमने इसके बना लिए. तो इनके बीच में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे. बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसलिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. फॉस्फीन में, तो फॉस्फीन में 3 हाइड्रोजन फिर से बना लो, लेकिन इनमें ये जो हाइड्रोजन और फॉस्फोरस, इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है. तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो ये मॉलिक्यूल्स पहले से ही अलग अलग हैं, इनके बीच का अट्रैक्शन कम होगा. अट्रैक्शन कम है, थोड़ा सा बॉईल करने पर ही, टेम्परेचर देने पर ये बॉईल हो जाएगा. तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन इन अ ग्रुप इंक्रीजेस. रीजन हो गया ड्यू टू H बॉन्डिंग. अमोनिया में H बॉन्डिंग ज़्यादा है और PH3 में H बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट, नाउ डाउन इन अ ग्रुप ऑफ फॉस्फीन से नीचे जाएंगे ग्रुप में, तो इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि वांडरवाल फोर्स इंक्रीज हो रहा है. वांडरवाल फोर्स क्या है? मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा उनके बीच अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वही है वांडरवाल फोर्स. अ वीक इंटरेक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस स्टेट, दैट इज कॉल्ड वांडरवाल फोर्स. सो आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में. ये तो हमने देख लिया, बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, इसका बॉन्ड एंगल देख लिया. अब हमको देखना थर्मल स्टेबिलिटी. तो थर्मल स्टेबिलिटी में ये चेक करना है कि जो हाइड्राइड्स हैं वो स्टेबल है कि नहीं. तो हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी ये किस पर डिपेंड करेगा? BH, जो एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है उनके ऊपर. तो देखो नाइट्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये हो गया अमोनिया. यहाँ पर फॉस्फोरस के बीच की बात करें तो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा? इनके बीच बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा हो. भाई नाइट्रोजन का साइज छोटा है ना, और फॉस्फोरस का साइज तो बड़ा है, तो डेफिनेटली फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच लेंथ ज़्यादा होगी. तो ये बॉन्ड अनस्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड. NH बॉन्ड, ये जो NH बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर है, और PH बॉन्ड क्या हो गया? थोड़ा सा वीक हो गया एज कंपेयर टू NH बॉन्ड. और जब ये बॉन्ड वीक होगा तो इसको ब्रेक करना इजी हो जाएगा. और कंपेयर करें हम ASH3 से, तो इसका साइज और बड़ा है, इसका साइज और बड़ा है, इसका साइज सबसे बड़ा है. तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, और डिक्रीज होने का रीजन साइज इंक्रीज होना है. सो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज EH बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए उसको ब्रेक करना इजी है. रिड्यूसिंग कैरेक्टर. रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब कौन? देखो रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो कि हाइड्रोजन इजीली डोनेट कर सके. तो डोनेट करने का मतलब देखना, अब ये थर्मल स्टेबिलिटी से कंसेप्ट निकालना है. BiH3 सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है. BiH3 ये क्या है? सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है. इसका मतलब इजीली ये बॉन्ड क्या होगा? ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है. तो हाइड्रोजन का निकलना सबसे इजी है, और जब हाइड्रोजन इजीली निकलेगा तो इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग होगा. तो ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर हमें इस ऑर्डर में मिलेगा. ठीक है, चलिए रीजन क्या मिलेगा? थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस. ये ऊपर हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया है. हेंस टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन इंक्रीजेस एंड हेंस रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस. ये इसका
रीजन हो गया। आफ्टर रिड्यूसिंग कैरेक्टर बेसिक बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर में देखना अमोनिया ये बेसिक है, ठीक है, अमोनिया क्या है, बेसिक है, और PH3 क्या है, PH3 बेसिक लेस बेसिक है अमोनिया के कंपेयर में। तो ये हमको देखना पहले बेसिक बिहेवियर क्या है। तो नाइट्रोजन का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन और एक यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए क्या है, लुईस बेस। अब फॉस्फीन मीन्स जो PH3 और NH3 इन दोनों में बेसिक बिहेवियर क्यों डिफरेंस आ रहा है, तो रीज़न ये है कि फास्फोरस का साइज क्या होगा, साइज फास्फोरस का बड़ा होगा। फास्फोरस का साइज है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन कौन से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी। डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। देखो सीधा से इसका रीज़न देखना है, ये हम एक एटम बनाते हैं, ये नाइट्रोजन, इसके पास तो लोन पेयर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ये डिपेंड करेगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का साइज कितना दिख रहा है आपको, ये सर्किल इतना दिख रहा है। बट फास्फोरस का साइज बड़ा है, फास्फोरस का साइज बड़ा होने से पीएच बॉन्ड लेंथ ये भी इंक्रीज होगी। तो ये देखो डेंसिटी का एरिया क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना ही है लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी जब फास्फोरस के पास, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिलेंगे ये इसको डोनेट नहीं कर सकता। तो यही इसका रीज़न है। रीज़न क्या हो गया, रीज़न है एज द साइज इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, हैंस टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ठीक है, साइज से फिर से मैटर बात करेंगे हम। साइज का क्या मैटर आ रहा है, साइज का मैटर सिंपल सा है, जैसे जैसे आप एटम का साइज बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज नहीं हो रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो बेसिक बिहेवियर में अमोनिया सबसे ज़्यादा बेसिक है। इन पॉइंट्स में रीज़न याद रखने, ये सारे रीज़न क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, चलिए आफ्टर बेसिक बिहेवियर नाउ वी विल सी नेक्स्ट आफ्टर बेसिक बिहेवियर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में ये जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे थे तो ऑक्सीडेशन स्टेट में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मिलती हैं। तो इनमें हम इन पॉइंट्स को रखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड, एंटीमनी ऑक्साइड एंड बिस्मथ ऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड्स हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी, ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन और 15 ग्रुप एलिमेंट दोनों में, इस चीज़ को नोट करना, ऑक्सीजन और 15 ग्रुप एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स ऑक्सीजन विल गेन इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन ऑलवेज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीजन माइनस बनाएगा। तो ये 15 ग्रुप एलिमेंट क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। तो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, फर्स्ट नाइट्रोजन में हमने देखा है कि नाइट्रोजन N2O नाइट्रस ऑक्साइड ये बनाएगा, बाकी कोई भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा। फिर NO नाम है इसका नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें भी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा, क्योंकि 15 ग्रुप एलिमेंट्स +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। ठीक है, +3 एंड +5, तो +3 के कंपाउंड्स बनाएंगे। फर्स्ट कंपाउंड हो गया N2O3, तो इसको हम कहते हैं E2O3। तो पहला कंपाउंड हो गया डाई नाइट्रोजन और ट्राईऑक्साइड। फिर P4O6 जस्ट डबल कर दो उसका, तो ये बनाएगा P4O6 AS4O6, सबके सब क्या बना रहे हैं, डाइमर बना रहे हैं। तो ये बना लिया Bi2O3, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सब दिखा रहे हैं। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो नाइट्रोजन N2O4 बनाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। फॉस्फोरस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा या नहीं, यस, फॉस्फोरस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ नहीं दिखाएंगे। और लास्ट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो नाइट्रोजन दिखाएगा, फॉस्फोरस भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा,
आर्सेनिक भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, लेकिन एंटीमनी और बिस्मिथ इनके कंपाउंड्स जो बनेंगे तो ये अनस्टेबल होंगे। तो बिस्मिथ तो कंपाउंड दिखाता ही नहीं है, क्योंकि बिस्मिथ क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। ठीक है, रीजन क्या है कि क्यों इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा रहा है बिस्मिथ, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है ऑक्साइड्स ऑफ 15 ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, इनमें हम की बहुत डिटेल स्टडी नहीं करना है, हमको क्या क्या याद रखना है कि नाइट्रोजन सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, +1 +2 +3 +4 +5, लेकिन बाकी एलिमेंट्स +3 और +5 दिखाएंगे एक्सेप्ट फास्फोरस। तो ये हमने इसको याद करना है। आफ्टर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन ऑक्सीजन, अब हमको देखना है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। तो हेलोजन के साथ दिखाना है ट्राई हैलाइड, क्योंकि हेलोजन के साथ क्या बनाएंगे, ये ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड दोनों बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको बनाना है ट्राई हैलाइड। बॉन्ड एंगल कितना कितना है, तो बॉन्ड एंगल ये दिख रहा है आपको, ऑल द ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल एक्सेप्ट NF3। NF3 क्या है, स्टेबल है, बाकी सब अनस्टेबल है। क्यों NF3 स्टेबल है, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा बॉन्ड एंगल इंक्रीज होते जाएगा, तो ये इसका रीजन मिल गया। ऑल ट्राइहैलाइड्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर कोवेलेंट व्हाइल BiF3 इज आयोनिक। यहाँ देखो कोवेलेंट और आयनिक का कंसेप्ट क्या है, साइज छोटा इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी होगा, ठीक है, माइनस बनाएगा। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाएंगे साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी होगा क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करना तो इजी नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैरेक्टर दिखाएगा, मेटलिक कैरेक्टर। तो इनमें बाकी सब मेटलिक कैरेक्टर नहीं दिखाएंगे, सिर्फ बिस्मिथ मेटलिक कैरेक्टर दिखाता है, इसलिए बिस्मिथ ट्राइफ्लोराइड क्या बनाएगा, आयोनिक, बाकी सब क्या बनाएंगे, कोवेलेंट। ट्राइहैलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर लुईस एसिड ड्यू टू availability of d orbital which can accept pair of electrons। देखो इसको हमको कैसे समझना है, ट्राइहैलाइड तो हम बनाते हैं फास्फोरस, फास्फोरस में लिखते हैं हम 3H2 3P3 और 3D0। 3H2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चलो हमने लिख लिया, 3P3 इसमें हमने 3 इलेक्ट्रॉन लिख लिया, और 3D क्या है, 3D तो 0 है, मतलब इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। यदि हम PCl3 बनाना चाह रहे हैं, PCl3, तो PCl3 में क्या करेगा, ये एक क्लोरीन तो 3, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, तो s ऑर्बिटल भी फुल हो गया, p ऑर्बिटल भी फुल हो गया, लेकिन d ऑर्बिटल तो खाली है। इस d ऑर्बिटल में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं, इसीलिए ये क्या होगा, लुईस एसिड होगा। तो जो ट्राइहैलाइड है, ये क्या ट्राइहैलाइड क्या है, लुईस एसिड है। ओके, आफ्टर लुईस एसिड PF3 PCl3 PBr3 PI3, इनमें आपको एसिडिक कैरेक्टर देखना है। तो एसिडिक कैरेक्टर में क्या देखना है भाई, साइज जैसे जैसे छोटा होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने की उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी यदि ज़्यादा है तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकता है, इसलिए PF3 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज कंपेयर टू अदर। आफ्टर दिस लुईस बेस स्ट्रेंथ इंक्रीजेज एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज। लुईस बेस स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो डोनेट करने की पावर, भाई लुईस बेस क्या होगा, लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना किसके लिए इजी होगा, जब हैलोजन नाइट्रोजन को क्या है, डोनेट करना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट ये है, ये हमने बनाया नाइट्रोजन, ठीक है, ये बना लिया हमने नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास क्या है, 3 क्लोरीन है, 1 2 3, और इसके पास है लोन पेयर। तो लोन पेयर कब डोनेट करेगा, जब नाइट्रोजन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, बट क्लोरीन भाई साहब क्या कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो डोनेट करना इजी होगा क्या। फिर ब्रोमीन का साइज और बड़ा है। अब जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ग्रुप में, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली खींचेगा, क्लोरीन थोड़ा सा अट्रैक्शन इसका कम होगा,
ब्रोमीन और अट्रैक्शन कम होगा, तो आयोडीन इलेक्ट्रॉन सबसे कम खींचेगा। और जब आयोडीन का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन सबसे वीक हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मीनिंग ये है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा किसके केस में, Ni3 के केस में। NF3 के केस में इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। सो ये हो गया इसका लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का रीजन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। ठीक है, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स में अब आते हैं पेंटाहेलाइड। ये तो हमने देख लिया ट्राई हेलाइड, अब हमको देखना है पेंटाहेलाइड। तो पेंटाहेलाइड में क्या करना है, ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म पेंटाहेलाइड्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन। देखो पेंटाहेलाइड बना सकते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इस कंसेप्ट को आप टिक आउट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाइट्रोजन सोज +5 नाइट्रोजन फॉर्म्स ओनली NCl3 while other elements form ECl5। देखो रीजन क्या है, नाइट्रोजन का कंसेप्ट है 2H2 2p3, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, सपोज हमको NF3 बनाना है, तो NF3 में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए, NF3 इजीली बन गया। लेकिन डी ऑर्बिटल तो नहीं है इसमें, तो डी ऑर्बिटल नहीं है तो क्या बनेगा, सिर्फ NF3। लेकिन यहीं पर हम फास्फोरस को देखते हैं, तो फास्फोरस में क्या होगा, 3s2 3p3 और 3d0। जब 3d0 हो रहा है तो ये फास्फोरस क्या कर सकता है, यदि सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो ये बनाएगा PCl3। कौन से 3 इलेक्ट्रॉन, इन तीनों इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम। ये 3 शेयर करेगा तो PCl3 बन जाएगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और है हमारे पास, और ये पॉसिबिलिटी क्या है, s ऑर्बिटल का जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर के कहाँ चला जाए, d ऑर्बिटल में। ये कहाँ एक्साइट होकर के चला जाएगा, d ऑर्बिटल में। तो कितने हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गए, 5। तो 1 2 3 4 5, कितने क्लोरीन हम ऐड कर सकते हैं, 5 क्लोरीन। तो नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा, NCl3। बट फास्फोरस यदि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो PCl5, और s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर लिए तो PCl5 बनाएगा। ये इसका कंसेप्ट है पेंटाहेलाइड्स का। तो ये रीजन क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट, पेंटाहेलाइड्स आर अनस्टेबल एज कंपेयर टू ट्राइहेलाइड ड्यू टू द फॉलोइंग 2 रीजंस। ट्राइहेलाइड और पेंटाहेलाइड में अनस्टेबिलिटी क्यों है, रीजन। तो सबसे पहले, एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल। ये हमने पहले देख लिया ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, इसलिए पेंटाहेलाइड क्या हो गया, अनस्टेबल। और सेकेंड, एज द साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एंड हैज स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस। स्टेरिक हिंड्रेंस भी इंक्रीजेस होगी पेंटाहेलाइड में। पेंटाहेलाइड में 5 एटम चारों तरफ रहेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया, 3 एटम रहेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इसीलिए ये बिहेवियर दिखाएंगे। आफ्टर दैट, रिएक्शन विद मेटल्स। सो रिएक्शन विद मेटल्स में ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स विद मेटल्स इन द -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और फॉर्मूला है E2X2। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, मेटल का और इन एलिमेंट्स का, तो ये डिपेंड करेगा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि E3X2 ही बने, हम इसमें बात करते हैं कि जो मेटल्स हैं, अलग अलग मेटल्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, यदि हमने सोडियम और नाइट्रोजन की रिएक्शन कराई तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 1, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे क्या बनाएगा, ये Na3N बनाएंगे, Na3N। ठीक है, यदि हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, मैग्नीशियम का 2 है वैलेंसी, तो ये देखो ये कंपाउंड क्या बनाएगा, Mg3N2।
तो ये वाला कंपाउंड है Mg3N2। फिर एल्यूमिनियम के साथ करें हम तो एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन, तो इसमें देखो एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कंपाउंड बनाएगा Al(N). तो इसमें जरूरी, लेकिन एक चीज़ है, सारे के सारे में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिख रहा है हमको, सिर्फ और सिर्फ -3। तो जब भी हम 15 ग्रुप एलिमेंट्स की बात करेंगे कि जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। आफ्टर द रिएक्शन विद मेटल्स, नाउ वी विल सी nitrogen. So first we will see the method of preparation of nitrogen. So this nitrogen on commercial scale, मतलब बहुत बड़े अमाउंट में यदि इसको नाइट्रोजन को बनाना है, so the commercial method for the preparation of nitrogen is by the liquefaction of fractional distillation of air. Okay, इसमें fractional distillation के थ्रू हम इसको प्योरीफाई करते हैं एयर से, क्योंकि एयर में कितना है नाइट्रोजन 78%। तो हम एयर के थ्रू इसको कलेक्ट कर सकते हैं कमर्शियल मेथड में। लेबोरेटरी मेथड, जब स्मॉल स्केल में बनाना हो सिर्फ अपने लेबोरेटरी पर्पस के लिए, तो इसके लिए हम अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो ये क्या बनेगा, N2H2O एंड NaCl। तो इस तरीके से इसको हम बनाएंगे। आफ्टर दैट लेबोरेटरी मेथड, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइकार्बोनेट, इसका भी अमोनियम डाइकार्बोनेट का आप थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे तो ये नाइट्रोजन बनाएगा। और लास्ट में फ्रॉम एजाइड, एजाइड क्या होता है, तो एजाइड मतलब कोई भी मेटल, ठीक है, कोई भी मेटल जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो एजाइड का फॉर्मेशन करती है। जैसे ये बेरियम एजाइड है, ठीक है, BaN3, ये है बेरियम एजाइड। तो बेरियम एजाइड को जैसे ही आप हीट करेंगे तो ये बेरियम और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Ba+3N2। तो दीज आर दी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आफ्टर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन वी विल सी केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद मेटल। सो रिएक्शन विद मेटल, ये आपको मालूम है कि मेटल जो है ऑलवेज एंड ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, सो जब लिथियम एंड नाइट्रोजन ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें एक डोनेट करेगा और एक गेन करेगा, तो लिथियम की वैलेंसी कितनी है, लिथियम की वैलेंसी है 1, नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, तो कंपाउंड बनेगा Li3N। देखो सिंपल से इसका कंसेप्ट देखना है, लिथियम और यहाँ पर नाइट्रोजन, लिथियम की वैलेंसी है 1, नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनाएगा, Li3N। तो ये हो गया इसका लिथियम के साथ। मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी है Mg, मैग्नीशियम क्या होता है +2 बनाता है मैग्नीशियम, और नाइट्रोजन क्या बनाता है -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Mg3N2। ये हो गया इसका रिएक्शन विद मेटल। और एल्यूमिनियम के साथ करेंगे तो Al(N). तो जितनी जिसकी वैलेंसी है मेटल की उसके अकॉर्डिंग वो कंपाउंड बनाएगा। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, सो रिएक्शन विद हाइड्रोजन ये हमने बेसिक बहुत सिंपल से इसका एक्सप्लेनेशन है कि नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। इसके बारे में डिटेल में हम अमोनिया में पढ़ेंगे। एक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, तो जब नाइट्रोजन की रिएक्शन कैल्शियम कार्बाइड से होती है तो ये कैल्शियम साइनाइड और कार्बन बनाता है, एक्चुअली ये CaCN। ओके, तो ये हो गया हमारे पास कैल्शियम साइनाइड। ये कैल्शियम साइनाइड एक फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज किया जाएगा। एंड लास्ट, एक्शन ऑन एल्यूमिना इन प्रेजेंस ऑफ कोक। एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3। तो Al2O3 इसकी रिएक्शन किससे कराना है हमको, कोक के साथ, कार्बन के साथ। कोक इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। सो एल्यूमिना, कार्बन और नाइट्रोजन इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा नाइट्रोजन, ये बनाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। आफ्टर दिस केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट इज अमोनिया। सो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत कुछ नहीं, जो इक्वेशंस है सिर्फ इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन नहीं रहेंगे, सिर्फ इक्वेशन काम का है। अमोनिया, फर्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो इस मेथड का नाम है
हैबर प्रोसेस। ठीक है, मेथड का नाम क्या है? हैबर प्रोसेस। हैबर नामक जो साइंटिस्ट था उसने ये बनाया हुआ था। तो ये हो गया हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस का इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो बेसिक प्रिंसिपल है नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म एमोनिया, बट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? सो रिमेंबर दिस थिंग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसके लिए डेल एच की वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज निगेटिव होती है, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसके लिए डेल एच की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें हमको कुछ कंडीशंस फॉलो करने पड़ती हैं। कंडीशंस क्या? तो ये देखना, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक आउट कर लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, इसमें हम ली शातेलियर प्रिंसिपल को अब ऐड करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट कंडीशन इज लो टेम्परेचर, सिंस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या? जिसमें हीट प्रोड्यूस होगी। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसे होना चाहिए? लो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर। सो हमें एज वी नो कि एनर्जी का जो हीट का ट्रांसफर है, हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो रिएक्शन में टेम्परेचर हीट रिलीज हो रही है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होना चाहिए। इसलिए जब भी हम अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। अब जब लो टेम्परेचर लेते हैं हम तो लो टेम्परेचर में रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, और जब ये रिएक्टिविटी कम होगी तो उसके लिए हमको एक कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब लो टेम्परेचर ये तो ठीक है, साथ में एक कैटलिस्ट यूज़ करना है, तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर में ली शातेलियर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ये है कि यदि आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट करेगी? रिएक्शन किस साइड होगी? रिएक्शन की दो डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी? रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो यहाँ काउंट करेंगे आप, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। हाइड्रोजन का 3। तो रिएक्टेंट में काउंट करिए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 4। और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। तो रिएक्शन किस साइड शिफ्ट करेगी? जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यदि हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? फेवरेबल कंडीशन है हाई प्रेशर। सो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये दो कंडीशन हो गई। और थर्ड कंडीशन है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्यों? क्योंकि जैसा हमने अभी स्टेटमेंट में कहा कि लो टेम्परेचर में रिएक्टिविटी कम होती है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होती है, तो हमको एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। और ये कैटलिस्ट कौन सा है? तो इस कैटलिस्ट के लिए हम यूज करते हैं आयरन और मोलिब्डेनम। ये कैटलिस्ट यूज करना है। ये एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि कौन कौन से कैटलिस्ट अमोनिया फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं और हैबर प्रोसेस में कौन कौन से कैटलिस्ट यूज करते हैं। आयरन एंड मोलिब्डेनम, इसको आप नोट कर लेंगे। ये तो हो गई इसकी कंडीशंस। इसके लिए हमारे पास जो सेटअप है हैबर प्रोसेस का, जो पूरा सिस्टमेटिक डायग्राम है, वो क्या होता है? अब इसकी मेथोडोलॉजी समझना है कि कैसे समझेंगे। फर्स्ट यहाँ से हम एंटर करेंगे हाइड्रोजन और यहाँ से एंटर करेंगे नाइट्रोजन, प्योर नाइट्रोजन एंड प्योर हाइड्रोजन, दोनों को मिक्स करेंगे। और मिक्स करेंगे कहाँ पर? कंप्रेशर में। कंप्रेशर का काम क्या है? गैसेस को कंप्रेस करना है। तो जैसे ही गैस को आप कंप्रेस करेंगे, ये गैस कहाँ जाएगी? इस डायरेक्शन में जाएगी। इस डायरेक्शन में जाएगी तो यहाँ पर मिलेगा आपको कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन कौन से हैं? कैटलिस्ट में आयरन, मोलिब्डेनम एक, या दूसरा कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं एल्यूमिना और K2O। तो दोनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हैं। चलिए, कैटलिस्ट का काम क्या होगा? तो कैटलिस्ट का काम है N2 और H2 को आपस में मिक्स करके अमोनिया का फॉर्मेशन करना। बट जैसे कि इक्वेशन में लिखा हुआ है, क्लियर आप देख सकते हैं, इसमें डबल एरो बना है। डबल एरो का मतलब क्या? डबल एरो का मतलब है कि 100% रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो यदि रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं हो रही है तो इसका मतलब इसमें आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा और रिएक्टेंट भी मिलेगा, दोनों मिलेगा आपको। तो यदि हम सपोज मान के चलते हैं कि
100 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट लिया हुआ है हमने, तो 100 में से कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में? ओनली 40, 50, 60, 100 नहीं होंगी। तो यदि हम कहते हैं कि 50% मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट का अमाउंट हो जाएगा 50% और रिएक्टेंट कितना बचेगा? 50%। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का मिक्सचर मिलेगा हमें, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, ये N2H2 और NH3, ये तीनों का मिक्सचर मिलेगा। इस मिक्सचर को हम कहाँ पास करेंगे? इस मिक्सचर को पास करेंगे हम वाटर में। तो वाटर में पास करने से होगा क्या? अमोनिया ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड अमोनिया में। ठीक है, लिक्विड अमोनिया में ये कन्वर्ट हो जाएगी। और जो बाकी जो गैस है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होगी? इस पाइप के थ्रू फिर से पंप के थ्रू इसको कहाँ भेज देंगे हम? इसी चैम्बर में। तो ये पूरा इसका सिस्टमेटिक डायग्राम है कि कैसे अमोनिया का फॉर्मेशन किया जाएगा। तो इसमें आपको जो अमोनिया मिलेगा वो मिलेगा कैसा? लिक्विड अमोनिया। सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस के बाद अब हमको देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज बेसिक नेचर। बेसिक नेचर क्यों? क्योंकि अमोनिया के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और यही इसका इक्वेशन है, NH3 प्लस H2O, NH4 प्लस एंड OH माइनस। और जो OH माइनस डोनेट करता है वो क्या बनाएगा? बेस। तो ये बेसिक नेचर के लिए हम अमोनिया का बेसिक नेचर यहाँ से क्लियर होता है। रिएक्शन विद हैवी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, हैवी मेटल में जैसे कि जिंक, तो जिंक के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कैसे होगी? तो देखो बेस तो बना लिया, तो ये कैसा हो गया? बेस। ZnSO4 हो गया सॉल्ट, तो सॉल्ट प्लस बेस क्या बनाएगा? यहाँ पर फिर से सॉल्ट प्लस बेस होगा, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। NH4 SO4 के साथ रिएक्शन कराएगा और Zn किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? OH के साथ। सो रिएक्शन विद हैवी मेटल, इसके ये एग्जांपल हो जाएंगे। व्हाइट PPT एंड FeCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये ब्राउन PPT बनाएगा। ये इसका रिएक्शन हो गया। तो इसमें से फर्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट थर्ड इज एज अ लुईस बेस। सो लुईस बेस क्या है? लुईस बेस ऐसे केमिकल्स है, ऐसे कंपाउंड्स है, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसको डोनेट करेगा? ऐसे मॉलिक्यूल को डोनेट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, मतलब लुईस एसिड। तो लुईस बेस और लुईस एसिड दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास एक कंपाउंड मिलेगा। एग्जांपल है इसका Cu2 प्लस NH3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा डीप ब्लू कलर। ये हम एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉपर के साथ रिएक्शन और AgCl के साथ रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो इनमें से आपको फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। और इसमें समझने वाला ऐसा कुछ खास है नहीं, सीधा सीधा सा रिएक्शन है। कॉपर प्लस अमोनिया इक्वल टू टेट्रा अमोनियम कॉपर सेकेंड ओके आयन। तो ये हो गया इसका लुईस बेस। आफ्टर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया अब हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो लेबोरेटरी के लिए सोडियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दोनों की रिएक्शन कराओगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो ये लेबोरेटरी में स्मॉल क्वांटिटी में हम इसको बना सकते हैं। यदि आपको इंडस्ट्रियल स्केल में बनाना है तो इंडस्ट्रियल स्केल के लिए प्रिंसिपल है अमोनिया, फर्स्ट इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करोगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने पर HNO3 का फॉर्मेशन होगा। फिर से NO बनेगा, इस NO को हम रिसाइकिल कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप में। सो दिस इज द इंडस्ट्रियल स्केल। तो इसके लिए आपको अब ये जो इंडस्ट्रियल स्केल है इससे क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल से रहता है, राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इंडस्ट्रियल स्केल।
ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल लिखने के लिए आता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल में ये 3 इक्वेशन लिखना है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। सो इन केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट पहले तो चीज़ ये क्लियर रहनी चाहिए कि नाइट्रिक एसिड है क्या। नाइट्रिक एसिड नाम ही लिखा हुआ है इसका, नाइट्रिक एसिड मतलब इसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। और जब एसिडिक नेचर होगा तो ये क्या करेगा, कॉपर के साथ किस टाइप की कंडीशन में रिएक्शन करेगा वो हमें समझना है। यहाँ पर हमने 2 इक्वेशन लिखा हुआ है, कॉपर एंड कॉपर के साथ नाइट्रिक एसिड। तो देखो 2 कंडीशन है, एक है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और एक में है कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड। दोनों की रिएक्शन अलग अलग है कॉपर के साथ। यही और हमारे एग्जाम में प्रॉब्लम करता है कि जब इक्वेशन देगा कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, तो वहाँ पर अब आप कौन सा इक्वेशन लिखेंगे, तो उसके लिए देखना है आपको कि नाइट्रिक एसिड के साइड में ब्रैकेट में क्या लिखा है, डाइल्यूट लिखा है या फिर कॉन्सेंट्रेट लिखा है। डाइल्यूट लिखा है तो आपको फर्स्ट आंसर लिखना है और कॉन्सेंट्रेट लिखा है तो सेकेंड आंसर। इक्वेशन को थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। दोनों के प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस देखो, कॉपर नाइट्रेट तो दिख रहा है आपको, वाटर भी दिख रहा है, सिर्फ क्या डिफरेंस आ रहा है एनओ में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ये याद रख लेना, डाइल्यूट में, डाइल्यूट मतलब कंसंट्रेशन कम होती है तो कम ऑक्सीजन लगाना, एनओ हो गया, कंसंट्रेट मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एक ऑक्सीजन और इंक्रीज कर देना, NO2 बना देना, बाकी चीज़ें तो कॉमन है। तो इस तरीके से ट्रिक से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, अब मोनोऑक्साइड है डाइऑक्साइड है, ये डिपेंड करेगा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर, और साथ में H2, देन बैलेंस करना हो जाएगा। आफ्टर दैट रिएक्शन विद जिंक, सो जिंक के साथ रिएक्शन कैसे होगी ये हमको बनाना है। जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये डाइल्यूट है, और जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड, अब कैसा लेना है हमको, कॉन्सेंट्रेट। तो फिर से दोनों में डिफरेंस क्या है, डाइल्यूट N2O बनाएगा, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और कॉन्सेंट्रेट क्या बनाएगा, NO2। तो यहाँ आपके पास एक दोनों ऊपर कॉपर और जिंक दोनों के साथ इक्वेशन में एक चीज़ याद रखना, कि कॉपर नाइट्रेट जिंक नाइट्रेट ये तो कॉमन है, सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, वाटर भी बन रहा है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में। तो यदि कॉन्सेंट्रेट है, दोनों इक्वेशन में आप देखोगे दोनों कॉपर और जिंक में, तो जो कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड है ये हमेशा NO2 बनाता है, ठीक है, कॉपर NO बनाएगा, जिंक N2O बनाएगा। तो ये 3 तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं, रिएक्शन विद जिंक। और लास्ट है रिएक्शन विद जिंक नॉन मेटल्स, फर्स्ट आयोडीन। तो ये इक्वेशंस को आपको मेमोराइज करना है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ इसमें हम देखेंगे कि जो नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये नाइट्रिक एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो क्या काम करेगा, वो रिडक्शन करेगा। अब देखो जैसे फर्स्ट एग्जांपल में I2 है, I2 के ऊपर चार्ज कितना है, 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 0। और HiO3, इसमें ये I का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस। ठीक है, तो यहां इसका I2 का हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। जब आप इसको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5। तो 0 से 5 हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन, इसलिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। खुद का HNO3 का खुद का रिडक्शन होगा, लेकिन सामने वाले का क्या कर देगा, ये ऑक्सीडेशन। सेकेंड एग्जाम्पल में भी देखिए, कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, और CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +4। तो 0 से +4 इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से सल्फर किस में कन्वर्ट हो रहा है, S8 मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, और H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6, तो इसका भी हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये हमारे पास कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
Okay, so that's all for today's discussion. Now if you have doubt, then you can contact me. Thank you.